हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, आप सभी बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे वीडियोस का जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले साइंस के टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग पिछले बार भी पूछे गए थे और लगातार पूछे जा रहे हैं। वीडियो को लगातार देखिएगा, थोड़ा भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चन आप मिस कर दे वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और बीच में दोस्तों एक होमवर्क भी दूंगा, यानी कि एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना है, तो वीडियो को देखना। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने सारे आपके दोस्त हैं उनको शेयर जरूर कर देता है, कि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके और अच्छे से पढ़ाई कर पाए। और ऐसा और वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बोलिएगा और सभी को फटाफट से शेयर कीजिए ताकि मुझे भी पता चले यहाँ कि आप लोग भी पढ़ने में रुचि रखते हो। देखिए, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 फर्स्ट टर्म के लिए है आप लोग का, ठीक है, साइंस का टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए हम लोग फटाफट से देखते हैं। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है हमारा कि हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, पीएच मान दोस्तों आप लोगों को पता है 0 से 14 के बीच में लाई करता है, यानी कि 0 से 14 तक ये रेंज में रहता है। जो अम्ल होता है, देखिए मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि एग्जाम में उससे संबंधित कोई दूसरा सवाल भी पूछे, या फिर आप वो चैप्टर पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, आप लोग हर एक क्वेश्चन को समझ जाओ। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, ध्यान रख लीजिए, वो अम्ल होता है। 7 से कम होगा तो अम्ल, और 7 से ज्यादा हो गया यानी कि 7 से 14 तक अगर होगा तो क्या हो जाएगा, वो क्षारक होता है। तो बोलिएगा सर अगर 7 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो 7 होता है दोस्तों तो उदासीन होता है, यानी कि न अम्ल होता है ना क्षार होता है। ठीक है, प्योर वाटर जो होगा, जल होगा, शुद्ध जल, उसका पीएच मान कितना होता है दोस्त, 7 होता है। समझ गया। लेकिन यहाँ पूछा हमारे शरीर का पीएच मान, तो याद रखिए हमारे शरीर का जो पीएच मान है वो 7 से 7.8 के बीच में लाई करता है, यानी उसके बीच में वेरी करता है, उसके बीच में ही रहता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र बहुत ही सरल सा है, C6H12O6। आप लोग पहले से जानते होंगे, इसको याद रख लीजिएगा, एग्जाम पूछा है कई बार। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, बोले तो धोबिया सोडा क्या है, धोबिया सोडा यानी कि धोने का सोडा। ठीक है, इसका सूत्र दोस्तों होता है Na2CO3.10H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, धोबन सोडा, धावन सोडा का होता है, इसको धोबिया सोडा भी बोलता है। और खाने का सोडा का होता है Na2CO3, NaHCO3 होता है। ठीक है, खाने का सोडा का NaHCO3, जिसको बेकिंग पाउडर भी बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, वक्ता त्रिज्या दिया है 1 मीटर, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए वक्ता त्रिज्या यानी कि आर बराबर दे दिया है कितना, 1 मीटर। आपको फोकस दूरी निकालनी है एफ, तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर दोस्त R/2 होता है, यानी कि आप लोग करोगे 1/2 यानी कि 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 बोलोगे सर यहाँ पर है, इसको मार देते हैं 0.5, तो यहाँ पर 0.5 नहीं है, 50 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, तब देखो यहाँ पर ये आया, जो आया किसमें, मीटर में आया। ठीक है, हमको चाहिए सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर करोगे तो 0.5 को जब आप लोग गुना करोगे किससे, 100 से, तो ये हो जाए कितना, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर है कहीं पर, मार दीजिए सही। समझ गए, बिल्कुल इतना ही आसान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। अभिलंब से विचलित होती है। देखिए सघन और विरल माध्यम सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। मान लीजिए दो माध्यम है, इधर पूरा नीचे में पानी भरा हुआ है, पूरा क्या, पूरा वाटर है, पूरा जल भरा हुआ है, यहाँ हवा है। तो आप सोचो मोटा माध्यम कौन है, सघन माध्यम कौन है, तो बोलोगे सर ये तो मोटा माध्यम है, इसमें जल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये हवा है, ये पतला माध्यम है। तो याद रखिए ये हो गया नॉर्मल। जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका क्या, अब बोलोगे जितना स्पीड से ये जा रहा है, अब पानी में इंटर करे यहाँ पर, तो क्या इसका स्पीड स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा तो नॉर्मल की ओर यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाएगा। समझ गए। वहीं इसका उल्टा क्या होगा, अगर विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो देखिए यहाँ से ऐसे जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जा रहा है। तो बस इतना सा याद रखना कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो अभिलंब के नजदीक चली जाती है वो। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप मापने के उपकरण को, रक्तचाप यानी कि बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जिसका होता है, गुस्सा ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसको मापते हैं दोस्तों स्फिगोमाइनोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन किसमें होता है दोस्तों, जंतुओं में तो होता नहीं है। ठीक है, होता है दोस्तों किसमें, पौधों में। क्यों, आप लोग देखे होंगे पत्तों के थ्रू से वाष्पोत्सर्जन, जो जल में, जो पौधों में जल की एक्स्ट्रा मात्रा होती है, जो अधिक मतलब जो जल ज़्यादा आ जाता है पौधों में, ठीक है, ज़्यादा जल अवशोषित कर लेती है, तो उसको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा, वाष्प के द्वारा उसको निकाल देता है। तो सिर्फ और सिर्फ पौधों में होता है। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर से वाष्प के द्वारा जल निकल गया, नहीं, हम लोग उत्सर्जन मूत्र के द्वारा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है, तो वायवीय भागों से जो जल का ह्रास होता है दोस्तों वो होता है वाष्पोत्सर्जन ही बोलते हैं इसको। ठीक है,
नेक्स्ट, घेंगा रोग पनपता है, तो घेंगा रोग कब होता है? आयोडीन की कमी से होता है, सभी को पता है, याद कर लीजिएगा। पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो ये याद रखना, पुष्प में पाया जाता है। क्या? फूलों में। क्यों? क्योंकि पुष्प में ही होता है पुंकेसर, स्त्री केसर, वहीं पर जनन होता है, तो वहीं पर जनन अंग पाया जाता है। कहाँ पर? पुष्प में। ठीक है, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये सारे तो पुष्प में ही पाए जाते हैं। एलपीजी का मुख्य अवयव है, तो एलपीजी का मुख्य अवयव दोस्तों होता है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए हर एक को समझ लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो बस ब्यूटेन याद रखिएगा, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा मत देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देख लीजिए, CaSO4.12H2O। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला, आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में देखने को मिलेगा, मॉडल पेपर में देखने को मिलेगा। दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका प्रयोग होता है दोस्तों? तो दीवारों पर सफेदी करने के लिए आपको पता होना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल ट्वाइस, इसका प्रयोग होता है किसमें? दीवारों में सफेदी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है? तो खाना बनाने, यहाँ देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा फॉल्ट है, यहाँ होना चाहिए खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है, क्योंकि देखिए बायोगैस का भी यूज किया जाता है, एलपीजी का भी किया जाता है, कोयला का भी किया जाता है। भाई साहब कोयला का तो खाना आप लोग, मतलब कोयला का खाना नहीं, कोयला को जला करके आप लोग जो खाना तैयार करते हैं, आप लोग पकाते हो, खाते हो। ठीक है, बोले सर कोयला थोड़ी खाते हैं हम लोग, ठीक, कोयला नहीं खाते हो, कोयला से खाना बनता है पका करके। एलपीजी का जो आप लोग घर में होता है गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसका भी यूज़ करते हो। बायोगैस का भी यूज़ होता है। ठीक है, बायोगैस जैसे गोबर गैस हो गया, इसका भी यूज़ करके खाना आप पका सकते हो। लेकिन सीएनजी जैसे पेट्रोल डीजल, ठीक है, पेट्रोल का यूज़ करके खाना नहीं पकता है, तो ये चीज़ हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर डी, ये आप लोगों को पवनों का देश कहा जाता है। बेंजीन का अनुसूत्र याद रख लीजिए, C6H6, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ओके, बहुत महत्वपूर्ण है। दर्पण सूत्र डैश होता है जबकि कुमारीय गोली। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u। नोट कर लीजिए, ये दर्पण सूत्र होता है। अगर लेंस पूछे तो सिर्फ यहाँ पर प्लस लिखो, माइनस कर देना, हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, वृक्क यानी कि किडनी, ये किससे संबंधित है? ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, तभी नहीं ये प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग करके खाना बनाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल जो होता है पत्ते में उसका प्रयोग करके खाना तैयार करता है। सूर्य का प्रकाश देखिए है, तो ये क्या उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है? तो ये जल के वहन के लिए होता है, याद रखिएगा, जाइलम जो होता है जल का वहन करता है और फ्लोएम जो होता है भोजन का वहन करता है। बस बात इतनी सी है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखिए अंडाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है। शुक्रवाहिका जो है ये पुरुषों में होता है। ठीक है, शुक्राशय शुक्रवाहिका आप लोग जानते ही होंगे, तो ये पुरुष का भाग है, ये नहीं होगा। तो मादा जनन तंत्र भाग कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ग जो है वो नहीं है। गर्भाशय डिम्ब वाहिनी दोनों है मादा का, सिर्फ शुक्रवाहिका नहीं है इसमें से। उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? किताब का क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्प है। आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो दोस्तों, यहाँ एक लिंगी द्विलिंगी पूछा जाता है। पपीता, पपीता मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पपीता किस प्रकार का पुष्प है? यहाँ पर यहाँ तक आप लोग देखे हो तो कमेंट करके जरूर बताना आंसर, क्योंकि आप लोग देख रहे हो, कुछ अच्छा सीखने की प्रयास कर रहे हो, और इसको अगर नहीं पता तो कहीं सर्च करके जरूर बताना पपीता किस प्रकार का पुष्प है। एक लिंगी, द्विलिंगी, उभयलिंगी, जो भी है। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी देख रहे हैं, उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी क्वेश्चन, मैंने बोला। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ये दोस्तों होता है ईस्ट में। ठीक है, अमीबा में तो क्या होता है? खंडन होता है, द्विखंडन होता है। तो ईस्ट में आप लोग का मुकुलन होता है। मुकुलन मतलब क्या? एक इस प्रकार का रहेगा, ठीक है, और इसमें क्या एक मुकुल भर कर आएगा, फिर ये मुकुल कट के हो जाएगा, एक अलग अपना बना लेगा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ा या फिर 46 बोल दो। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। एटीपी का पूरा नाम, ए से एडिनो, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है? तो P इक्वल टू होता है दोस्तों 1/f, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस का आवर्धन व्यंजक लिखे। तो लेंस का आवर्धन फॉर्मूला होता है m इक्वल टू दोस्तों v/u। अगर दर्पण का पूछ दे तो कुछ नहीं, आंख बंद करके लिखना m इक्वल टू -v/u। ठीक है, दो आवर्धन होता है, एक लेंस के लिए प्लस में होता है और दर्पण का पूछ दे तो माइनस हो जाएगा। समझ गए? सामान्य दृष्टि के वश के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी
30 नंबर देखिए, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र के द्वारा हमारा नेत्र प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, ये भी सवाल पूछ सकता है। तो याद रखना रेटिना पर बनाता है। कैसा बनाता है, तो वास्तविक और उल्टा। तो नेत्र के द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया नहीं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर दोनों विस्थापन लिखा है, द्विविस्थापन होगा, ठीक है, द्विविस्थापन होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, देखिए एक परमाणु दूसरे को उसके सॉल्यूशन से विस्थापित कर देते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या उसके विलयन से हटा देता है। तो इस प्रकार जो होता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। जब मैं पढ़ाऊंगा और अच्छे से तो बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लो, ठीक है। और सिर्फ जैसे एक कोई तत्व है दूसरे तत्व को उसके विलयन से हटाता है तो वो विस्थापन होता है, लेकिन जब दोनों तत्व एक दूसरे को हटा देता है, आदान प्रदान कर लेता है, तो क्या होता है, द्विविस्थापन। समझ गए। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है। तो ये दोस्तों क्या आता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अवस्था में भी परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है, और गैस का भी उत्सर्जन होता है, यानी कि ये सभी होता है। आप लोग जानते ही होंगे ना, कोई भी अभिक्रिया होता है तो उसमें चेंज होता है, कलर में भी होता है, उसका अवस्था लिक्विड से सॉलिड बन जाता होगा, और गैस का उत्सर्जन होता ही होगा, हाइड्रोजन गैस निकलता होगा, कोई भी गैस निकलता होगा। मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है दोस्तों, छोटी आंत, यानी ऑप्शन नंबर बी। 35 में देखिए, रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, क्या कहलाती है। देखिए रक्त वाहिकाएं, रुधिर मतलब रक्त को हृदय से लेकर के शरीर के हर एक भागों तक पहुंचाता, हाथों में, पैर में, हर एक भाग में, तो क्या कहते हैं उसको धमनी बोलते हैं, ठीक है। कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है। कोई अंग, मान लीजिए आपका हाथ पैर कट गया तो वहाँ रक्त बहने लगता है, तो उसको थक्का बनाने में कौन मदद करता है, प्लेटलेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है। तो वही क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है, एक इक्वेशन दिया है और बोल रहा है इसमें ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो जहां भी ऊर्जा का निर्माण होगा यानी कि वो क्या होगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है। अगर इधर ऊर्जा देना पड़ता तो ऊष्मा शोषी होता, क्योंकि उसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है, ऊर्जा हमको देना पड़ रहा है, इसमें ऊर्जा हमको मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी, यानी कि जिसमें ऊर्जा हमको खुद मिल जाता है। निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी संभोजी पोषण होता है। और ये रहा आप लोग का आज का होमवर्क, कमेंट में सभी लोग बोलना, ठीक है। ये मैंने पिछले साल भी पढ़ाया था सभी को, तो आप लोग कमेंट में बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है एग्जाम में। और लास्ट सवाल है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, याद रख लीजिए, 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 40 के 40 अच्छे से देख लीजिए, एक बार में नहीं 2 बार देख लीजिए, और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, मैंने समझा दिया है, ठीक है। और आप लोग किस किस प्रकार वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर बोलना, सभी को शेयर जरूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो में बनाने का। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।